हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग बीएसटी का पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हेनरी फेयोल ने दिया था, और एक और है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसको किसी और क्लास में करेंगे। आज बस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग, आते हैं अपने पीडीएफ पे। जैसा कि आपको विजिबल होगा, चलिए वो फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कॉमर्स वाले भैया भाई एनडब्ल्यूबी को अभी आप ज्वाइन कर ले। फिर भी अगर कोई फर्दर क्वेरी रहती है तो आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। चलिए, हमारा ऐप है, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाकर के नेट वाला भैया ऐप आप सर्च करेंगे तो आपको वो ऐप मिल जाएगा, आप उसको एक्सप्लोर करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हेनरी फेयोल साहब का आज हम लोग एक चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर नहीं बोलेंगे, बेसिकली एक टॉपिक दिया हुआ है मैनेजमेंट में। हम लोग देखते हैं कि 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ रखा है, जिसको किन्होंने दिया है? जिसको हेनरी फेयोल ने दिया है। ठीक है, किन्होंने दिया है? हेनरी फेयोल ने दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वाइल यहां पे दिया हुआ हेनरी वाइल टेलर वाज कंसर्न विथ फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो टेलर जो थे उन्होंने फर्स्ट लाइन मैनेजर और साइंटिफिक मेथड्स में बहुत सारा काम किया है, लेकिन हेनरी फेयोल जो थे इन्होंने 14th प्रिंसिपल बनाया था मैनेजमेंट का, जिसमें ये क्या करते थे कि फेयोल का जो अटेंशन था वो डायरेक्ट करता था एक्टिविटीज ऑफ ए मैनेजर। जितने भी मैनेजर्स होते थे उनके एक्टिविटीज का डायरेक्शन करते रहता था। ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर। ये क्या थे? ये थे आपके, ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए लार्ज फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी। थोड़ा सा इनके बारे में इतिहास जान लो कि लार्ज एक बहुत बड़ा फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी था, उसपे ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और अपने से नीचे वाले मैनेजर्स को क्या करते थे? डायरेक्ट करते थे, डायरेक्शन प्रोवाइड करते थे। और ही डेवलप्ड 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट कुड बी taught in school and should be applied to all organizational situation, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई किया जा चुका है। तो हम लोग बेसिकली हेनरी फेयोल साहब का थोड़ा सा हिस्ट्री जाने, उसके बारे में पढ़े। अब देखते हैं कि इनका जो 14th प्रिंसिपल है वो 14 प्रिंसिपल में क्या क्या चीज दिया हुआ था। ठीक है, और वो कैसे आज भी यूजफुल है। देखो एक बात समझो कि ये 14th प्रिंसिपल दिया था उस समय में, लेकिन ये आज भी क्यों यूजफुल है? तो इसके लिए हम लोग एक एक करके प्रिंसिपल को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहां ब्रैकेट में कर लेना 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले दिया हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने कहा कि काम को इस तरीके से बांटो कि सबको काम उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा? वो बंदा उसी काम को बार बार करेगा, तो उसका वहां पे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन भी होगा। ही बिकम्स स्पेशलिस्ट इन ड्यू कोर्स। उस काम में वो बहुत माहिर हो जाएगा। तो द टोटल वर्क टू बी डन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो भी काम था, बड़ा सा काम, उसको छोटे छोटे पार्टों में बांट देगा। ये बड़ा सा पार्ट है, ये बड़ा सा गोला है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया, और अलग अलग गोले के लिए अलग अलग लोगों को असाइन कर दिया, और एक काम को एक ही बंदा करेगा, इस तरीके से काम दिया गया। तो भैया जब किसी काम को आप बहुत बार करते हो, जैसे कि देखोगे फोन होता है, तो बहुत लोग फोन में टाइपिंग करता है ना, जब मैसेजिंग करेगा तो बहुत स्पीड टाइपिंग करता है। क्यों? क्योंकि लगातार वो दिन भर यही काम है, यही टाइपिंग करेगा। फिर देखो कि आप फर्स्ट टाइम, जैसे मैं एक दिन गेम खेल रहा था और मेरे सामने मेरा एक स्टूडेंट पहले रहा था, वो गेम खेल रहा था। एक्चुअली हम लोग मतलब थोड़ा सा सोचे कि चलो एंटरटेनमेंट करते हैं, तो भाई हम तो सोचते रह रहे थे कि क्या क्या करे वो, तब तक कितने देर में घुमा घुमा के कितने लोगों को मार दिया, मतलब गेम में, रियलिटी में नहीं। ठीक है, तो वो क्या होता है, क्योंकि वो उसी काम को बार बार कर रहा है, तो वो उस पर क्या हो जाता है? स्पेशलाइजेशन हो जाता है। वी डू नॉट प्रमोट एनी ऑनलाइन गेमिंग्स एंड अदर थिंग्स, बट आपको समझाने के लिए वो बता रहे हैं।
नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को एक बात बताना बच्चे, अगर किसी को कोई काम करने के लिए ऑथराइज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आपको ये काम करना होगा, दैट मीन्स क्या, समझो, ऑथोरिटी इज अ ऑफिशियल राइट टू द मैनेजर। ये एक ऑफिशियल राइट एक मैनेजर को दिया गया, इट कम्स टू हिम बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन। उसको जो ऑफिस में पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दे दिया गया, ठीक है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट टू अकाउंट फॉर द वर्क डन बाय हिम। अब उसके नीचे जो लोग होंगे वो काम को कैसे कर रहे हैं, ये उसका जवाबदेही होगा। किसको, जिसको अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, सॉरी ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, तो अकाउंटेबल अपने जूनियर्स का वही होगा कि आपके जूनियर्स कैसे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है डिसिप्लिन। देखो फेवल सेज दैट, फेवल ने कहा कि एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन बाय बीइंग ओबीडिएंट। बीइंग ओबीडिएंट मतलब अपना 100% दे करके, by applying themselves fully in the task undertaken by the energetic and leader must be efficient to enforce discipline। मतलब जो इनका लीडर होगा वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा और इनको एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में रह करके काम को करवा भी पाएगा। और जो लीडर होगा वो खुद भी एनर्जेटिक होगा और इनको भी एनर्जेटिक रखेगा, उससे क्या होगा, काम समय पे खत्म होगा। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी मतलब एक जैसा, कमांड मतलब एक ही कमांड। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर एट ए टाइम। एक ही सुपीरियर से एक ही ऑर्डर मिलना चाहिए। एंड इज अकाउंटेबल टू हिम अलोन, और वो बस जवाबदेही एक ही आदमी को होगा। ऐसा नहीं कि हर कोई पूछ रहा है उससे आके, नहीं। इफ देयर आर टू सुपरवाइजर्स ऑफ एन एम्प्लॉय ही विल नॉट नो whom he should report and whose order he should carry out first। फॉर एग्जाम्पल शादी में देखते हो ना, जब आप कोई काम कर रहे हो तो चार लोग बैठे हुए, तो चार अलग अलग तरह का आपको कमांड दे रहे, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। तो वहीं पे एक आदमी गुस्सा के बोलेगा, नहीं यार एक आदमी बोलो ना, एक आदमी का बात वो सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कमांड। आप जो, आपको जो बात बोला है करने के लिए आप वो काम को करो, और आप जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी भी आप उसी के लिए होगे, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये कमांड से डायरेक्शन बहुत अच्छे से, बहुत हद तक ये मिलता है, लेकिन एक डिफरेंस है। Each group of activities having the same objective should have one head and one plan. One head, one plan. The effort of all members of the department must be directed towards the attainment of the departmental target. डिपार्टमेंट के टारगेट को अटेन करने के लिए आपको सोचना है, खुद के टारगेट को नहीं। तो एक डायरेक्शन पे आगे बढ़ना है। मतलब जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल्स एज ए टीम काम कर रहे हैं, तो सारे ग्रुप्स को, सारे ग्रुप के मेंबर्स को गोल क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए इंडिविजुअल, सॉरी गोल होना चाहिए डिपार्टमेंटल। मतलब जो डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही होना चाहिए, इंडिविजुअल कोई गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दैट यू आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट। पहले इंडिविजुअल इंटरेस्ट से कहां जाने के लिए बोल रहा है, कॉमन इंटरेस्ट। कैसे, मतलब कि द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूं तो मेरा एक ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए जो सबके जैसा बराबरी हो। ऐसा नहीं कि मेरा अलग होगा किसी और का अलग होगा, तो फिर मुश्किल है। दिस शुड बी मेंटेन बाय द कांस्टेंट सुपरविजन एंड फेयर एग्रीमेंट। तो सबके साथ अगर अच्छे तरीके से और एक ही जैसा अगर ट्रीट किया जाए और सबको सुपरविजन बार बार किया जाए, लगातार किया जाए, एक जैसा किया जाए, तो यहाँ पे ये पॉइंट को इस तरीके से समझा जा सकता है। नेक्स्ट, रेम्युनरेशन ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल मतलब कौन, एम्प्लॉइज। तो रेम्युनरेशन मतलब क्या होता है, जो उनको मिलता है, सैलरी मिलता है, इनकम मिलता है। रेम्युनरेशन पेएबल टू द एम्प्लॉय शुड बी फेयर। ऐसा नहीं कि काम करा रहे हो 100 रुपया का, दे रहे हो उसको 50 रुपया, दिस इज नॉट फेयर। तो रेम्युनरेशन कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। शुड गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू बोथ द एम्प्लॉय, जो कि दोनों एम्प्लॉयज को एज वेल एज एम्प्लॉयर को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, एक लोग का रहने में क्या खर्च है, खाने का क्या खर्च है, वो अपने घर पे क्या पैसा भेज रहा है, वो अपना काम क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी प्रोवाइड करना, दैट इज रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल। ऐसा नहीं कि उसी के फेवर पे काम करना, मतलब अपने कंपनी के हित को देखते हुए भी और उसके हित को देखते हुए भी काम करना है। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह पे डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है,
जो यहाँ डिसीजन ले लिया गया वही डिसीजन हर जगह यूज होगा, वो होता है सेंट्रलाइज। देखो, द authority at a particular piece of centralization and dispersal of authority in different place of the organization is known as decentralization। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक अथॉरिटी सबको होगा, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कोई भी किसी को भी, सब यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ये इसको, ये इसको, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन जनरली इस तरह का होता है आपका, एक सेकेंड रुकना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ध्यान से देखना स्केलर चेन, इट इज अ चेन ऑफ द सुपरवाइजर सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट लेवल, मतलब या तो हाईएस्ट से लोवेस्ट, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो एवरी कम्युनिकेशन शुड फॉलो द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। तो यहाँ पे अथॉरिटी क्या होगा, जैसे टॉप लेवल में ज्यादा अथॉरिटी होगा, फिर नीचे थोड़ा कम होगा, फिर नीचे कम होगा, फिर नीचे कम होगा, ऐसे तरीके से अथॉरिटी का ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। गैंग प्लैंक हो सकता है, गैंग प्लैंक मतलब जब सेम लेवल में बात कर सकते हैं, कब बात करते हैं, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, कभी ऐसा होगा कि कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है या कोई जरूरी काम पड़ सकता है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम लेवल से बात कर सकते हैं, वो होता है गैंग प्लैंक। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर। टू टाइप्स ऑफ द ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर मींस एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस। मटेरियल ऑर्डर का मतलब होता है सब कुछ अपने जगह पे होना, इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉस ऑफ मटेरियल, ताकि लॉस ऑफ मटेरियल का प्रॉब्लम जो है वो अराइज ना हो। और सोशल ऑर्डर मींस सिलेक्शन ऑफ राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सर ये स्टाफिंग जैसा लग रहा है, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जी स्टाफिंग जैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट इक्विटी, इट एंश्योर फेयरनेस, काइंडनेस, जस्टिस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय द मैनेजर। सारे मैनेजर्स को आप एक जैसा ट्रीट करो, सॉरी मैनेजर्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करे, एक जैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रीट करे। उससे क्या होगा, किसी को ये डर ना रहे कि वो फेवरेटिज्म है, मतलब वो फेवरेट ज्यादा है, उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा या उसको ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब ऐसा नहीं कि वो छोड़ते जाए, इट मींस दैट एम्प्लॉय शैल नॉट बी शिफ्टेड अननेसेसरली फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, मतलब जरूरत भी नहीं है फिर भी एक जॉब से दूसरे जॉब उसको शिफ्ट करो। तो एन एम्प्लॉय शुड गिव enough opportunity to learn every aspect of his work, only then he will become an expert in the time of work। देखो जब तक वो अलग अलग सिचुएशन पे नहीं रहेगा और काम को सीखेगा नहीं, तब तक वो क्या होगा, वो एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब कुछ नया सोचना। अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम टू थिंक, सोच सकते हो और उसको इनिशिएटिव मतलब काम कर सकते हो। An employee who has a freedom to think and act in an organization with a so greater interest, अगर आप कुछ सोच रहे हो और वो काम को जब आप वो आइडिया को बता रहे हो और उस आइडिया को लोग मतलब जो आपका मैनेजर है उसको इंप्लीमेंट भी कर रहा है, तो आपको लगेगा नहीं मेरा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे काम करने पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है, तो ये होता है इनिशिएटिव। नेक्स्ट स्पिरिट डी कॉर्प्स, तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, ग्रुप की स्ट्रेंथ है, ठीक है। टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट मिलकर के, कोऑपरेशन एक दूसरे को मदद करके जब कोई काम करते हैं तो कोई भी काम आराम से सक्सेसफुली वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलो ये था आपका 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलो यहां पे दिया फेयर डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, दिस फंक्शंस आल्सो रेफर्ड एज शॉर्टली पीओसीसी। तो चलो देखो प्लानिंग, प्लानिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को प्लान करना, ठीक है, कि इन फ्यूचर हमको उस काम को कैसे करना है। तो प्लानिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटेजी के तहत उसको हम लोग इन फ्यूचर कैसे करें, उसको करने के बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक है, उसको कैसे कंप्लीट करें उसको करने के बारे में सोचते हैं। उसके बाद प्लानिंग हेल्प मैनेजर्स टू एंटिसिपेट फ्यूचर नीड्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मतलब एंटिसिपेट मतलब क्या, जैसे कि इन फ्यूचर में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि कंफर्म तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे एंटिसिपेटेड नीड्स को देख करके एक डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट अरेंजिंग रिसोर्सेस टास्क। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, सबसे पहले प्लान कर लिए इतने लोग चाहिए, इतना रॉ मटेरियल चाहिए, ऐसा जगह चाहिए, ऐसा मशीन चाहिए।
अब सबको एक जगह पे क्या करो, इकट्ठा करो। इकट्ठा करने को ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट रीअरेंजिंग, अरेंजिंग द रिसोर्सेस, टास्क एंड पीपल इन मोस्ट इफेक्टिव वे। इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, असाइन रोल असाइन करना, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसको देना, एंड एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन चैनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक कम्युनिकेशन चैनल को सेटअप करना जिसपे क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कम्युनिकेशन चैनल एक बन पाएगा और उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत सब काम को फ्लुएंटली कर पाएंगे। नेक्स्ट, हालांकि एक और कॉन्सेप्ट था पॉस डीसी, इसको भी बताएंगे आपको, फिलहाल आप देख लो इसको। कमांडिंग, कमांडिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग अ क्लियर इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज, क्लियर इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। मैनेजर्स लीड्स टू मोटिवेट देयर टीम्स, अपना टीम को मोटिवेट करते रहिए, समझाते रहिए काम को कैसे करना है, आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इसको काम को कैसे अचीव करना है, ये हो गया आपका कमांडिंग के पार्ट। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग इन्वॉल्व्स हार्मोनाइजिंग एफर्ट अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ टीम, अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और टीम। मैनेजर फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट करेगा भाई, कोलैबोरेशन, जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको रिजॉल्व करेगा, स्मूथ वर्क फ्लो को भी क्या करेगा, एंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग काफी स्मूथ हो रहा है और वो अच्छे से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अंतिम में वो अचीव कर लेगा। लास्ट आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, जो भी गलती आप की हो वो गलती दोबारा ना करो, उसको कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट विद सेट स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के तहत आप उसको क्या करोगे, मेजर करोगे। मेजर करने के बाद देखोगे कि पिछले बार से कितना मैंने वेस्टेज कर दिया है। एक होता है ना कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत वेस्टेज होता ही है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल समझ लो कि जब कपड़े का ही सिलाई होता है तो हम लोग जितना कपड़ा देखते हैं क्या उतना कपड़ा कहीं काम होता है, नहीं, कपड़े में बहुत काट छाट करके निकालना पड़ता है, वो एक वेस्टेज होता है। तो एक स्टैंडर्ड वेस्टेज होता है, चलो इतना तो होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई नया बंदा उस काम को कर रहा है तो वहां पे वेस्टेज ज्यादा हो जाता है, स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाता है, उसके कारण खर्च ज्यादा होता है। तो फिर वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में खर्च ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि रिसोर्सेज का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हो। तो जब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाए हो तो उसको देखते हुए जब आगे इन फ्यूचर कभी आप काम करोगे तो ये कंट्रोलिंग के जो करेक्टिव मेजर्स हैं उनको ध्यान दे करके नेक्स्ट टाइम जब आप प्लानिंग करोगे तो कंट्रोलिंग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो ये तो था आपका यहाँ पीडीएफ में जो दे रखा था वो। ठीक है, अभी 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका यहाँ पे। अब एक चीज थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहता हूँ, वो था आपका क्या, पॉज डीसी। पॉज डीसी में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, देखो हालांकि एक चीज तो समझ लो कि पॉज डीसी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, बट पॉज डीसी आपको याद रखना है बच्चे। देखो वो मैं थोड़ा डालना भूल गया जिस पे, बट मैं बता रहा हूं आपको, पॉज डीसी आप ये याद रखोगे। मतलब अच्छा मेरे ही पीछे हो गया ये, चलो देखो पॉज डीसी, देखिए पॉज मतलब हो गया प्लानिंग, पी मतलब हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग चीजों को प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग भी आप समझ चुके हो। देखो स्टाफिंग मतलब चूजिंग राइट पर्सन, चूजिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, डायरेक्टिंग का आपको बता ही चुका हूं और कंट्रोलिंग का आपको बता चुका हूं।
ठीक है, तो ये कमांडिंग के जगह पे अगर यहाँ स्टाफिंग अगर हम लोग लगा दे तो ये कुछ हद तक सेम ही रहेगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, और ये डायरेक्टिंग और फिर आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग मतलब जो काम को करना है उसके लिए लोगों को रिक्रूट करना, डायरेक्टिंग मतलब उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना ताकि पूरे ग्रुप ऑफ गोल्स, ग्रुप ऑफ जो पर्सन है, एम्प्लॉयज है, वो एक ही गोल की ओर चले। और कंट्रोलिंग मतलब कि कोई मिस्टेक्स हुआ है उसको स्टैंडर्ड्स के साथ मेजरिंग विथ स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग विथ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग का यही होता है खत्म। आज हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करा। ठीक है, और कुछ हम लोग का ऐसा कुछ बचा भी नहीं। ठीक ना, तो अगले सेशन के लिए कुछ कुछ बचा के रखते हैं क्योंकि फिर अगले सेशन में भी तो पढ़ना है। तो सर एक ही सेशन में सब कुछ बता देते, अब खत्म हो जाता। क्या परेशानी था? परेशानी कुछ नहीं था। अगले सेशन है, मेरे सर के पीछे छुप जा रहा है यार। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए और बाय।